यस फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी साइंस। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़। देखिए, सीटेट के एग्ज़ाम हो चुके हैं और DSSB के भी अभी नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और जल्दी उसके एग्ज़ाम्स है। और नेक्स्ट मंथ में महाटेट यानी महाराष्ट्र के टेट के एग्ज़ाम भी हो सकते हैं, ऐसा संकेत आ रहे हैं। क्योंकि लास्ट टाइम जो टेंटेटिव डेट्स आई थी वो फरवरी की आई थी, लेकिन अब तक उसके एप्लीकेशंस की या फिर फॉर्म भरने की जो डेट आई ओपन अभी तक नहीं हुई है। तो हो सकता है नेक्स्ट मंथ में उसके एग्ज़ाम हो। तो इसलिए हम जो आज सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी की सीरीज़ है, जो कि आपको सीटेट हो, चाहे DSSB हो, चाहे बिहार टेस्ट हो, या फिर TS टेट हो, या महाराष्ट्र टेट हो, जो भी हो वहाँ पर सबको आपको सिर्फ़ और सिर्फ एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हम आज देखने वाले हैं, और जो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप जो भी पेपर उठाएंगे, चाहे किसी भी एग्ज़ाम का लो, आपको वहाँ पर सेल के ऊपर 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज़, और चैप्टर है हमारा आज का टॉपिक है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ और देखते हैं क्या है। अब तक जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। देखिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे सेल क्या है, व्हाट इज़ सेल। सेल किसे कहते हैं, कोशिका किसे कहते हैं। तो सेल की जो डिफिनेशन है दोस्तों, ये है सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यह आपने बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं। आपने 7वीं या 8वीं में भी पढ़ा है, 10वीं में पढ़ा है, 12वीं में भी पढ़ा है, शायद ग्रेजुएशन में भी आपने पढ़ा है। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हम इसे कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या कह रहा है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, इसका मतलब क्या होता है। डिफिनेशन तो हम याद कर लेते हैं, रट्टिफिकेशन रट्टा मार लेते हैं और जो सो डिफिनेशन याद कर लेते हैं, लेकिन अगर आप कंसेप्ट अगर समझकर आप चलेंगे तो लाइफ टाइम आप उस कंसेप्ट को याद रखेंगे। देखिए, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या होता है। कोशिका सभी जीवित जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो स्ट्रक्चरल का मतलब होता है दोस्तों, एक बॉडी है, एक ह्यूमन बॉडी है, या एक एनिमल की बॉडी है, एक जानवर की कोई बॉडी है। तो हमारी जो इंसानों की, या फिर ह्यूमंस की, या फिर प्लांट्स पौधों की जो रचना होती है, रचना इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, तो वो कैसे बनता है, वो बनता है एक सेल से। सेल क्या होता है, सेल का मतलब है एक छोटा सा रूम। उसका मीनिंग अगर आप देखेंगे तो सेल का मतलब होता है एक छोटा सा रूम। और हम जो होते हैं, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स है, या फिर जानवर है, या फिर पौधे हैं, तो हम क्या है, हम मल्टी सेल्यूलर है। देखिए, ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका यूनिसेल्यूलर और दूसरा होता है मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर यानी कि जो एक कोशिका से मिलकर बनता है, जो एक कोशिका से बनता है वो होता है आपका यूनिसेल्यूलर। और जो एक से ज़्यादा यानी कि कई कोशिकाओं से, कई सेल से मिलकर बनता है, वो होता है मल्टी सेल्यूलर। तो जो बॉडी होती है हमारी, अब सेल की अगर हम बात करेंगे तो सेल देखिए एक छोटा सा सेल होता है। जैसे कि आप एक अगर एग्जांपल लेंगे कोई वॉल का, या फिर आप अगर कोई हनी कॉम्ब देखे होंगे, शहद का जो छत्ता होता है, तो उसके अंदर अलग 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 आपको पोर्स नज़र आते हैं। तो उसके अंदर एक छोटा सा अगर आप पोर देखेंगे तो वो होता है एक छोटे से सेल के टाइप में। तो सेल जो बनता है दोस्तों, सेल क्या बनाता है, सेल एक बॉडी बनाता है। सेल से टिश्यू बनते हैं, कोशिका से हमारे टिश्यूज़ बनते हैं। टिश्यूज़ से क्या बनता है, एक ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से क्या बनता है, एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ऑर्गन सिस्टम से बनता है एक बॉडी, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, चाहे वो एनिमल बॉडी हो। तो इसकी रचना, इसका स्ट्रक्चर, एक बॉडी का स्ट्रक्चर कौन बना रहा है, वो बना रहा है आपका सेल। तो इसे कहेंगे हम सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल यूनिट। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, यानी कि संरचनात्मक, आपकी बॉडी को की वो रचना बना, आपका स्ट्रक्चर दे रहा है उसके बॉडी को आपके। तो वो हो गया आपका स्ट्रक्चरल यूनिट। उसके बाद क्या कह रहा है ये, फंक्शनल यूनिट। तो फंक्शनल यूनिट किसे कहेंगे हम दोस्तों, देखिए फंक्शनल यूनिट हम उसे कहेंगे कि एक बॉडी है, और एक बॉडी के अंदर, अब जैसे कि आप अगर एक उदाहरण ले लेते हैं, एक मिसाल ले लेते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी की। तो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर कई सेल होते हैं, अलग अलग सेल होते हैं। एक नर्व सेल हो गया, या फिर आपका रेड ब्लड सेल हो गया, वाइट ब्लड सेल हो गया आपका, या फिर स्पर्म्स है, या फिर ओवम है, या बोन सेल अलग अलग है, मसल सेल है। कई टाइप के अलग अलग सेल्स होते हैं। तो हर सेल का फंक्शन होता है,
हर सेल का एक फंक्शन होता है। जैसे कि आपका कार्डियक मसल, जो आपके हार्ट के अंदर जो मसल्स होते हैं, तो उनके जो सेल होते हैं, उनके वो सेल अलग होते हैं। वहाँ पर उन सेल्स का क्या काम होता है, आपके हार्ट को पंप करना, आपके हार्ट को पंप करना। तो हर सेल का काम अलग होता है, हर सेल का एक उसका खुद का काम होता है, तो उसे हम कहेंगे फंक्शनल यूनिट। सेल आपकी बॉडी के अंदर हर टाइप का अलग अलग सेल हर टाइप के अलग अलग काम करता है, अलग अलग फंक्शंस उसके होते हैं। तो एक इस डिफिनेशन का मतलब समझिए आप कि सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो सेल क्या कर रहा है, आपको एक बॉडी को एक स्ट्रक्चर दे रहा है और अलग अलग काम कर रहा है, आपके बॉडी के अंदर अलग अलग काम कर रहा है, कार्यात्मक इकाई उसे हम कहेंगे। तो सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, जैसे कि आपके पेड़ पौधे हो गए, या ह्यूमन बींग्स है, या फिर एनिमल्स है, तो इन सब का एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, वो है आपका सेल। एकदम बेसिक यूनिट है आपकी ये। अब सेल वर्ड कहाँ से आया, ये है एक आपका लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम, एक छोटा सा रूम। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहानी है। देखिए अब इस इमेज से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि सेल किसे कहा जाता है। ये हो गया आपका ऑनियन पील, और एक साइड है आपका यहाँ पर ब्रिक वॉल। ब्रिक वॉल यानी कि जो ईंटों से जो बनाई गई आपकी वॉल है, जो आपके घर की या आपके ऑफिस की जो वॉल होती है, जो दीवार होती है, तो एक ईंटों से बनाई हुई वॉल होती है। इसी तरह से हमारी बॉडी जो होती है, ये कई सेल से मिलकर बनती है। आप अगर यहाँ पर एक छोटा सा एक ईंट ले लेंगे, छोटी सी एक ब्रिक ले लेंगे, तो ये क्या है, ये एक आपके सेल की तरह है। आपका सेल जो होता है इस टाइप से होता है। अब यहाँ पर एक ऑनियन पील का एग्जाम्पल, यानी कि जो आपका कांदा, जिसे प्याज कहते हैं, तो प्याज के जो छिलके होते हैं, ऑनियन पील, तो वहाँ पर इस सेल की जो है सो इमेज बताई गई है। इस इमेज के अंदर इसको बताया गया है ऑनियन पील को। तो देखिए यहाँ पर कितने सेल आपको यहाँ पर ईंटों के जैसा इस ब्रिक के टाइप में आपको यहाँ पर सेल्स नज़र आएंगे। तो सेल जब एक साथ मिलते हैं तो वो बनाते हैं आपकी बॉडी, चाहे वो आपके फ्रूट्स हो, चाहे वो आपके प्लांट्स हो, या फिर एनिमल्स हो, या फिर ह्यूमन बींग्स हो। तो ये एक छोटा सा उसका एग्जाम्पल है आपको आसानी से समझने के लिए। जिस तरह से आपकी वॉल होती है, आपके घर की दीवार होती है, जो ईंटों से मिलकर बनती है, उसी तरह से जो हमारी बॉडी है वो हमारे अलग अलग सेल से मिलकर बनती है, और उसे हम कहेंगे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो देखिए आपका एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चंस भी निकल कर आता है जो कि इस टाइप का है। तो यहाँ पर आपको समझना है। देखिए यहाँ पर अब ये सेल के ऊपर आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि द सेल ऑफ एन ऑनियन पील कैन बी ऑब्जर्व इन अ माइक्रोस्कोप, यानी कि प्याज के छिलके की कोशिका का अवलोकन सूक्ष्मदर्शी में किया जा सकता है। द बाउंड्री ऑफ अ ऑनियन सेल इज कॉल्ड। देखिए सेल, एनिमल सेल अलग होता है और प्लांट सेल अलग होता है, यानी कि जो एनिमल कोशिका होती है, जानवरों के अंदर जो कोशिका होती है वो अलग होती है, और जो पौधों के अंदर जो कोशिका होती है वो कोशिका अलग होती है। तो यहाँ पर आपको ऑनियन कह रहा है, ऑनियन पील, तो ये किस में आएगा, ये आपके आएगा प्लांट के अंदर। तो हमने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया एक ऑनियन पील को। द बाउंड्री ऑफ ऑनियन सेल इज़ कॉल्ड। तो ऑनियन सेल की जो बाउंड्री होती है दोस्तों, अगर आप यहाँ पर सेल को समझेंगे दोस्तों, तो सेल क्या है, एक हम रफ अगर एक डायग्राम ले लेंगे इस टाइप से, तो ये हो गया आपका सेल, ये हो गया आपका सेल। सेल के अंदर क्या होता है दोस्तों, सेल के अंदर होता है एक न्यूक्लियस। सारा के सारा हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। तो सेल के अंदर हो गया एक आपका न्यूक्लियस, और उसके बाद ये जो बीच में आपको नज़र आ रहा है ये वाला जो पोर्शन रहेगा आपका, ये रहेगा आपका साइटोप्लाज्म। और अब ये एक 3 फीचर्स है जो कि आपको हर सेल में नज़र आएंगे यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, ये सब हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो आप फिलहाल यहाँ पर इतना याद रखिए कि एक सेल है, ये जो है आपका आउटर मेम्ब्रेन, तो इसे हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो बीच में जो रहेगा आपका, ये रहेगा साइटोप्लाज्म, और सेंटर वाला जो रहेगा ये रहेगा आपका न्यूक्लियस। तो क्वेश्चन यहाँ से आपको निकल कर आया है। देखिए अब ये हो गया आपका एनिमल सेल का एक उदाहरण। अब अगर आप यहीं पर अगर प्लांट सेल की अगर बात करेंगे, तो प्लांट सेल में आपके और एक बाउंड्री उसके साइड में होगी, और वो होगी सेल वॉल। वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी आपके सेल वॉल, जो कि
थिक होती है, हार्ड होती है, जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है, कवरिंग देती है। तो देखिए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है। द बाउंड्री ऑफ ऑनियन सेल इज कॉल्ड ए which is covered by another thick covering called B. The central dense round body in the center of the cell is called C. The jelly-like substance between A and C is called D. Identify A, B, C and D. क्या कह रहा है यहाँ पर कि प्याज की कोशिका की परिधि को A कहा जाता है, जो एक अन्य मोटे आवरण से ढकी होती है, जिसको B कहते हैं। कोशिका के मध्य में जो केंद्रीय सघन पिंड है उसे सी कहते हैं। ए तथा सी के बीच जेलीनुमा पदार्थ को डी कहते हैं। तो ए, बी, सी तथा डी की पहचान कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको क्या कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है यहाँ पर कि द बाउंड्री ऑफ अ ऑनियन सेल इज़ कॉल्ड। तो कोई भी अगर सेल होता है तो सेल की जो बाउंड्री होती है दोस्तों, उस सेल की बाउंड्री को हम क्या कहेंगे। ये अगर सेल है तो सेल की बाउंड्री को हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल की बाउंड्री को हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या कह रहा है देखिए, विच इज़ कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड बी। तो अगर ये एक और एक कवरिंग से, यहाँ पर आपको समझ जाना चाहिए क्वेश्चन के ऊपर ऑनियन पील ये आ रहा है आपका प्लांट के अंदर। तो प्लांट के अंदर दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक होता है आपका सेल मेम्ब्रेन और एक होता है सेल वॉल, जो कि एनिमल सेल में आपके एब्सेंट होता है। ये आप जैसे जैसे आगे चलेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया सेल वॉल। सी क्या कहे, उसके बाद सी में क्या कह रहा है देखिए, द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर ऑफ द सेल इज कॉल्ड सी। तो सेल के बीच में जो रहेगा वो रहेगा आपका न्यूक्लियस। और उसके बाद क्या कह रहा है, द जेली लाइक सब्सटेंस। तो जेली लाइक सब्सटेंस कहाँ रहेगा, ये जो रहेगा, ये जितना भी पार्ट रहेगा ये आपका जेली लाइक सब्सटेंस रहेगा। तो ये जो रहेगा इसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो आएगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए समझते हैं क्या है ये क्वेश्चन। आपको आगे जैसे जैसे आप इस सेशन को पूरा देखते जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। देखिए मैंने अभी जैसे कहा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो ग्रो करते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे एनिमल्स हो, आपके जानवर हो या फिर इंसान हो, तो ये सब के सब किससे मिलकर बने हैं, ये सेल से मिलकर बने हैं। सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो सेल्स कोशिकाएं जो पहले से मौजूद कोशिकाएं से होते हैं उनसे बनती हैं। यानी कि इसका मतलब समझिए आप कि अगर कोई एक सेल है तो वो एक सेल क्या होगा, एक सेल से और कई सेल्स बनते जाएंगे। ह्यूमन बॉडी हो या फिर कोई भी हो, उनके अंदर प्री एग्जिस्टिंग जो पहले से मौजूद है जो सेल, उसके वो सेल की वजह से जो सो और दूसरे सेल बनते जाएंगे। They either exist as a single cell or as a combination of multiple cell। तो मैंने जैसे आपको शुरू में कहा था कि हमारे जो सेल्स होते हैं तो ये, या फिर आपके जो ऑर्गेनिज़म होते हैं, ऑर्गेनिज़म में चाहे आप कोई भी ऑर्गेनिज़म ले लो, चाहे आप यूनिसेल्यूलर लो या फिर मल्टीसेल्यूलर। तो देखिए दो टाइप के ऑर्गेनिज़म होते हैं। एक होता है यूनिसेल्यूलर जिसे हम कहते हैं सिंगल, यूनि का मतलब है सिंगल, एक कोशिकीय जीव जिसे हम कहेंगे। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज़म ऐसे सेल, ऐसे ऑर्गेनिज़म जो सिर्फ एक सेल से बनते हैं, जैसे कि आपका अमीबा हुआ। तो अमीबा को आप अगर समझेंगे यहाँ पर, तो अमीबा की शक्ल अगर हम बनाएंगे तो किसी आप कोई भी शक्ल में अमीबा जो सो बना ले सकते हैं। इस तरह अमीबा किसी भी शक्ल में होता है, एक बीच में न्यूक्लियस होता है उसके। तो ये क्या होता है आपका यूनिसेल्यूलर सेल होते हैं। अब इसी तरह से मल्टी सेल्यूलर सेल हम किसे कहेंगे, द ऑर्गेनिजम्स विच कंटेन वेरियस सेल्स दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन द ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स, फंजाई एंड एनिमल्स। यानी कि बहुकोशिकीय जीव जिसे हम कहते हैं, वे जीव जिनमें विभिन्न कोशिकाएं होती है, जो जीव में विभिन्न कार्य करती हैं, जैसे पौधे, कवक और जानवर। तो इंसान, ह्यूमन बींग्स या फिर जानवर जो है ये मल्टी सेल्यूलर है। हमारी बॉडी के अंदर कई सेल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं, उसकी स्ट्रक्चर उसका तैयार करते हैं। तो हम या फिर इंसान या फिर पौधे या फंजाई जिसे हम कहेंगे, कवक जिसे हम कहते हैं, ये सारी के सारे मल्टी सेल्यूलर होते हैं, जो कि अलग अलग सेल अलग अलग हमारे बॉडी के अंदर कार्य को अंजाम देते हैं। चलिए अब डिस्कवरी की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो डिस्कवरी
कौन किया था, इसकी डिस्कवरीज जो हुई थी, इसकी खोज जो हुई थी, तो सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। साइंटिस्ट का नाम था दोस्तों रॉबर्ट हुक, और ये हुआ था 1665 1665 के अंदर। द सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। ये महाशय ये थे वो साइंटिस्ट जिसने पहले सेल की खोज की थी। और ये खोज किसके अंदर की थी उन्होंने? एक कॉर्क के अंदर। एग्जामाइंड अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, यानी कि जो आपके लकड़ी की जो छाल होती है, बार्क जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ से जो छाल निकलती है लकड़ी की, तो उसके अंदर इन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप में जब देखा सेल को, तो उन्हें ये सेल किस तरह से नज़र आया? जैसे कि एक आपका हनी कॉम्ब होता है, शहद का जो छत्ता जिसे हम कहते हैं, मध का जो छत्ता जिसे हम कहते हैं, तो उसके अंदर जिस तरह से छोटे छोटे आकार के सेल जो बने होते हैं, छोटे स्मॉल रूम्स जो होते हैं, उस टाइप से उनको इस छाल के अंदर नज़र आया। तो सेल का नाम भी जो पड़ा सेल, स्मॉल रूम, छोटा रूम, तो वो इसी के ऊपर से पड़ा है वहाँ पर। तो देखिए, फर्स्ट डिस्कवर करने वाले रॉबर्ट हुक है, जिन्होंने एक कॉर्क के अंदर, यानी कि जो लकड़ी की जो छाल होती है उसके अंदर किया। और यहाँ पर एक ख़ास बात याद रखने की ये भी है कि इन्होंने जो फर्स्ट सेल डिस्कवर किया, ये सेल था डेड सेल। ये सेल यहाँ पर था डेड सेल, ये कोई लिविंग सेल नहीं था, ये डेड सेल था, ये मरा हुआ सेल था। इसके बाद चलते हैं आगे, देखते हैं। अब एंटोनी वैन लियोनहॉक, इन्होंने 1674 में पहला लिविंग सेल इन्होंने उसकी खोज की। फाउंड द प्रेजेंस ऑफ लिविंग सेल इन द पॉन्ड वाटर, यानी कि तालाब के पानी के अंदर इन्होंने जीवित कोशिकाओं की उपस्थिति पाई गई, ये इन्होंने सबसे पहले कहा। तो इन साइंटिस्ट का नाम है ल्यू वैन हॉक। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन। क्वेश्चन आपको आते हैं दोस्तों, यहाँ से एक छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आपको यहीं से निकल के आएंगे। रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने क्या किया? रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ न्यूक्लियस इन द सेल, कोशिका में केंद्रक के अस्तित्व को पहचाना रॉबर्ट ब्राउन ने। तो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद एंटोनी वैन लियोनहॉक, इन्होंने जो 1674 में एक सेल की डिस्कवरी की जो कि लिविंग सेल था, जो कि जीवित था। और उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने ये कहा कि एक सेल होता है और सेल के अंदर एक केंद्रक भी होता है, यानी कि न्यूक्लियस भी होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे पुरकिंजे या फिर परकिंजे, इन्होंने 1839 में 1839 में इन्होंने क्या इन्वेंट किया? इन्होंने इन्वेंटेड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। तो सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म का जो वर्ड है, जो टर्म है, इन्होंने वहाँ पर दिया। किसको? जो सेल के अंदर, जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो लिक्विड पाया गया, तो उन्होंने कहा कि हम इसे प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। तो उनका नाम था पुरकिंजे या परकिंजे, इन्होंने 1839 में दिया। फिर उसके बाद सेल की थ्योरी, दो साइंटिस्ट, एक बॉटनिस्ट और एक जूलॉजिस्ट, श्लेडन और शॉन, दो साइंटिस्ट आए दोस्तों, और उन्होंने 1838 और 1839 में सेल के ऊपर एक थ्योरी दी उन्होंने। और उन्होंने क्या कहा? देखिए, प्रेजेंटेड द सेल थ्योरी दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर एक्चुअली मेड अप ऑफ सेल। तो उन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे इंसान हो या एनिमल्स हो या आपके प्लांट्स हो, तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये सारे के सारे सेल से बने हुए हैं। सबसे पहले ये श्लेडन एंड शॉन ने कहा था। उसके बाद फिर एक साइंटिस्ट आए, वर्चॉव सजेस्टेड दैट ऑल सेल्स कम फ्रॉम सेल्स दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन नेचर। तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था कि जितने भी सेल्स हैं, जितनी भी कोशिकाएं हैं, उन्होंने ये सुझाव दिया कि सभी कोशिकाएं उन कोशिकाओं से आती है जो प्रकृति में पहले से मौजूद है। जैसे कि मैंने पहले कहा था आपको कि अगर एक सेल है तो एक सेल वो जो है सो डिवाइड होगा, वहाँ पर दो सेल बनेंगे, दो सेल है तो उसके 4 बनेंगे, 4 है तो उसके 8 बनेंगे। इस तरह से जो सेल पहले से प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर है, तो वहाँ से वो सेल उनकी ग्रोथ होगी,
वो डबल होंगे, फिर 4 टाइम्स, ऐसे बढ़ते जाएंगे वो। तो ये थी उसकी डिस्कवरीज दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि एक ही कोशिका से बहुकोशिकीय जीवों की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। हाउ कैन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल सेल। तो अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका सेल, ये हो गया एक न्यूक्लियस। देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका एक सेल, और इस सेल में आ गया आपका एक न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस और ये सेल है, ये एक आपका सिंगल सेल है दोस्तों। इसके बीच में आपको ये सारा जो लिक्विड नज़र आएगा, ये हो गया आपका प्रोटोप्लाज्म। ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन, और ये बीच वाला पार्ट है आपका न्यूक्लियस का। ये 3 मेन फीचर है दोस्तों किसी भी सेल के लिए। एक होता है आपका सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है आपका प्रोटोप्लाज्म, और तीसरा है आपका न्यूक्लियस। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जब कोई सेल ओरिजिनेट होता है, देखिए हाउ कैन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल सेल। तो अब ये जब सिंगल सेल होगा दोस्तों, तो ये सेल कैसे डिवाइड होगा, ये सेल डिवाइड होगा 2 सेल के अंदर। तो पहले तो इसका आप इस तरह से समझ सकते हैं, ये हो गया आपका सेल, और इसके बीच में ये जो उसका न्यूक्लियस है थोड़ा सा एलोंगेट, यानी कि थोड़ा लंबा हो जाएगा वहाँ पर। फिर आगे जाकर ये सेल इस तरह से 2 सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से ये सेल कट जाएगा, इसको इसका न्यूक्लियस अलग से आ जाएगा सेपरेट, और इस सेल को इसका न्यूक्लियस आ जाएगा। तो यहाँ से ये एक सेल बना और ये एक सेल बना, यहाँ से 2 सेल बने। अब इसी तरह से इस 2 सेल के और आगे 2 सेल बनेंगे यहाँ पर, ये कहलाएंगे डॉटर सेल। तो इस तरह से सेल अलग अलग होते हैं, और इनसे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, कोई भी मल्टी सेल्यूलर जीव यहाँ पर बनता है दोस्तों। तो ये क्लियर है। एक सेल होता है, उस सेल के अंदर उसका न्यूक्लियस थोड़ा सा स्ट्रेच होता है, थोड़ा सा लंबा होता है, फिर बाद में थोड़ा आगे चलने के बाद, डेवलप होने के बाद वो सेल अलग अलग 2 हो जाते हैं। फिर उन 2 सेल के 4 होते हैं। अब इन 4 सेल के यहाँ पर 8 बनेंगे, फिर यहाँ पर इस तरह से ये 8 बनेंगे, फिर 8 के वो 16 होंगे, 16 के 32 होंगे, 32 के 64 होंगे। तो इस तरह से किसी भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का वहाँ पर उसके जीवों से जो सो उसकी कोशिकाओं से या फिर बहुकोशिकीय जीवों की उत्पत्ति होती है वहाँ पर। चलिए क्लियर है दोस्तों, चलते हैं आगे। अब शेप और टाइप्स की बात अगर हम करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल शेप्स, तो सेल्स के देखिए सेल आपके अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा था कि एक नॉर्मल सेल कैसा होता है, तो हमने देखा था यहाँ पर एक नॉर्मल सेल के एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस है और बीच में साइटोप्लाज्म है। ये एक हमारा एक नॉर्मल डायग्राम है, एक आम डायग्राम है जिसे हम समझ सकते हैं। लेकिन सेल हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ इस टाइप के नहीं रहते दोस्तों। यहाँ पर आपको जितने डायग्राम ये पिक्चर्स में नज़र आ रहे हैं इस पिक्चर में, तो ये सारे के सारे सेल हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका नर्व सेल। नर्व सेल का यहाँ पर अगर आप देखेंगे डायग्राम या फिर उसकी जो इमेज देखेंगे तो एकदम हटके है। उसके बाद आपके ब्लड सेल्स, ये है आपके रेड ब्लड सेल्स दोस्तों, ये आपकी लाल रक्त कोशिकाएं हैं जो कि एक डिस्क शेप में होती है। तो ये सेल्स भी अलग है। उसके बाद ये बोन सेल भी आपके अलग होते हैं। हर सेल का आपको यहाँ पर शेप और साइज़ उसका जो है सो अलग नज़र आएगा। ओवम इसी तरह से फीमेल्स के अंदर पाया जाता है और मेल के अंदर क्या पाया जाता है, स्पर्म पाया जाता है। तो ये भी एक टाइप का सेल है, ओवम भी एक टाइप का सेल है। इसके बाद स्मूथ मसल सेल आपके कैसे होते हैं, थोड़े से इस तरह से लंबे होते हैं मसल सेल। और ये हो गए आपके फैट सेल। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर हर टाइप के सेल होते हैं, अलग अलग टाइप के सेल होते हैं और ये हर सेल का काम कुछ अलग होता है। नर्व सेल अपना काम अलग करेंगे, ब्लड सेल जो है सो वो अपना काम अलग से करेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा आपके कि नर्व सेल जो है सो काम अपना करना छोड़ देंगे और या फिर आपके हार्ट के अंदर आ जाएंगे या फिर आपके जो सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चले जाएंगे, वहाँ पर काम करना चालू कर देंगे। ऐसा नहीं होता। तो जो सेल का जो काम होता है, जो फंक्शन होता है, वो सेल वही काम करते हैं। तो ये आपके अलग अलग टाइप के सेल्स है जो अलग अलग शेप्स में पाए जाते हैं आपके बॉडी के अंदर। सेल्स आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग देयर शेप्स। For example, the white blood cells and amoeba can change their shape on their own. देखिए कोशिकाएं जो होती है ये अपना आकार बदलने में सक्षम है।
जो भी कोशिकाएं, जो भी सेल होते हैं, तो मैक्सिमम सेल जो होते हैं इसमें ज़्यादा कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जो अपना आकार बदल सकते हैं। जैसे कि आपका वाइट ब्लड सेल है, आपकी सफ़ेद रक्त कोशिकाएं जो होती है तो वो अपना शेप बदल सकते हैं। या फिर अमीबा की अगर हम बात करेंगे तो इस डायग्राम में आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो अमीबा आपको कभी इस टाइप का नज़र आएगा, कभी इस टाइप का नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि ये हर बार जो है सो अपना शेप बदल सकता है। यहाँ पर अमीबा के आप किसी तरह से भी डायग्राम उतार लो आप यहाँ पर, आप उसको गलत नहीं कह सकते, क्योंकि अमीबा अपना शेप हर बारी में बदलते रहेगा। तो कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जो कैपेबल होते हैं अपने शेप को चेंज करने के लिए, ये बात याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, अ सेल कंटेन्स स्पेसिफिक कंपोनेंट्स विच आर कॉल्ड ऑर्गेनल्स, यानी कि एक कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें ऑर्गेनल्स कहा जाता है। यानी कि कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, किसी भी सेल के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि जिसे हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। ईच ऑर्गेनल इन द सेल कैन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन सच एज making new cell or clearing the waste of the cell. Thus organelles allow a cell to perform several kind of activities in an organism. यानी कि कोशिका में प्रत्येक अंग अलग अलग कार्य कर सकता है, जैसे नई कोशिकाएं बनाना या कोशिकाएं के अपशिष्ट को साफ करना। यानी कि जैसा अब ये जो सेंटेंस है दोस्तों, ये सेंटेंस आपको हम जैसा जैसा आगे बढ़ेंगे आपको इस सेंटेंस का क्लैरिफिकेशन होगा कि जो सेल होता है, आपके सेल के अंदर आपके अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं, जो आपका न्यूक्लियस है या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या गोल्जी बॉडीज़ है। तो हर एक ऑर्गेनल का काम अलग होता है। किसी का काम पैकिंग करना, किसी का काम क्लियर करना, किसी का काम सिंथेसाइज करना, प्रोटीन बनाना, और किसी को जो सो गैसेस एक्सचेंज करना। ये सारे के सारे सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स, जो अलग अलग पार्ट होते हैं, उनका काम होता है। अब इसी तरह से आप अगर यहाँ पर सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे दोस्तों, तो ये देखिए, ये है दो फिगर जो कि एक प्लांट सेल की है और एक है एनिमल सेल की। एक है आपके प्लांट सेल की और दूसरा है एनिमल सेल की। तो एक नॉर्मल सेल हमने जिस तरह से बनाए थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर। देखिए ये है आपका सेंटर में न्यूक्लियस, ये वाला, ये है आपका न्यूक्लियस, और ये है आपका प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस। ये जो आउटर कवरिंग आपको नज़र आ रही है, ये है आपका सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसको हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और वही यहाँ पर भी आप जो सो इस तरह से अंदर की जो लेयर ये यहाँ पर दिख रही है आपको, तो ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद यहाँ पर आपको नज़र आएगी ये अलग से एक, ये जो वॉल इस तरह से नज़र आ रही है आपको, तो ये है आपकी सेल वॉल। ये सिर्फ आपको प्लांट्स के अंदर दिखेगी दोस्तों, ये आपके एनिमल्स के अंदर नहीं पाई जाती। सेल वॉल एब्सेंट होती है एनिमल सेल के अंदर, जो कि सिर्फ प्लांट्स के अंदर आपको मिलेगी। उसके बाद वैक्यूल की अगर हम बात करेंगे, ये वाला, ये जो बड़ा पार्ट जो आपको नज़र आ रहा है, ये है आपका वैक्यूल, और यहाँ पर एनिमल सेल के अंदर ये है आपका वैक्यूल। तो वैक्यूल एनिमल सेल के अंदर छोटा होता है और प्लांट सेल के अंदर बहुत ज़्यादा इसको स्पेस लगती है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है दोस्तों, इसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये हमारे सेल को पावर देता है, एनर्जी देता है। उसके बाद ये है आपके गोल्जी अपैरेटस या फिर गोल्जी बॉडीज़, ये और ये वाले जो है ये गोल्जी बॉडीज़ है दोस्तों आपके। और ये आपका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दोस्तों ये एक सेल का स्ट्रक्चर है या फिर सेल की इमेज है। अलग अलग इसके पार्ट्स होते हैं। अब सारे पार्ट्स को हम डिटेल में देखेंगे, इन पार्ट्स का, इन ऑर्गेनल्स का क्या काम है, क्या फंक्शन होता है और किस तरह से ये काम करते हैं, ये सारा की सारा डिटेल हम अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए अगर इस अब तक हमने जो पढ़ा है यहाँ पर, इसमें अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर कोई आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करना चाहता है तो वहाँ पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में।